तो हेलो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया है। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोलैरिटी इन ए बॉन्ड। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? तो हमारा चैप्टर है पोलैरिटी इन ए बॉन्ड। पोलैरिटी इन ए बॉन्ड। अब पोलैरिटी इन ए बॉन्ड का मीनिंग क्या है? चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या है? अगर बॉन्डेड एटम में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो चार्ज सेपरेशन होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम एक्वायर सम पॉजिटिव चार्ज। तो एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरे एटम पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एग्जांपल लिया हमने HCl। अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसमें होगा क्या, यहां पर जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ओवरलैपिंग हुई थी तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन दोनों के एग्जैक्ट बीच में थे। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए क्लोरीन पर थोड़ा सा माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर थोड़ा सा प्लस चार्ज। राइट। तो इस तरीके से यहां पर जो चार्ज सेपरेशन हुआ है, इस चार्ज सेपरेशन को ही हम क्या टर्म देते हैं? इसको हम कहते हैं पोलैरिटी। तो पोलैरिटी टर्म अलग है, पोलराइजेबिलिटी टर्म अलग है। तो पोलैरिटी तो हम क्या कहेंगे कि HCl बॉन्ड यहां पर पोलर बॉन्ड है। तो ध्यान रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो अब यहां जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, डायरेक्शन कैसे? जैसे अभी पहले क्या था, H और Cl दोनों के बीच में एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन H ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से वो इलेक्ट्रॉन Cl, लेकिन Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से वो इलेक्ट्रॉन Cl के नजदीक पहुंच गए। यानी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां डिस्प्लेस हुए? हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हुए हैं। तो यहां पर एक एरो बना देते हैं, क्रॉस्ड एरो, जिसकी डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है। तो ये बात समझ में आ गई। पोलैरिटी का मतलब क्या है? चार्ज सेपरेशन इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसे हम कहते हैं पोलैरिटी। तो ध्यान रखना, 100% कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है ना। 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, 100% कोवेलेंट भी नहीं होता है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली का मतलब क्या, एक मूवमेंट होता है, पोलैरिटी होती है टेम्पररी, एक होती परमानेंट। टेम्पररी का मतलब क्या है? थोड़े समय के लिए नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया, फिर गायब हो गया, फिर आया, फिर गायब हो गया, ये हो गई टेम्पररी पोलैरिटी। टेम्पररी के बाद दूसरा थी परमानेंट। परमानेंट का मतलब फाइनली हमें क्या दिख रही है? जैसे हमें लाइट देखी, लाइट हमें क्या जलती हुई दिख रही है, तो परमानेंट लाइट जल रही है। लेकिन टेम्पररी क्या लाइट जल रही है? जी नहीं। एक सेकंड में कई बार लाइट जलती हुई, कई बार बुझती भी है। तो ये आप कहां देखेंगे? फिजिक्स में, कि कितनी बार जल रही है, कितनी बार वो बुझ रही है। राइट। तो वो कहलाते टेम्पररी। तो टेम्पररी तो पोलैरिटी हर मॉलिक्यूल में होती है, इवन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी होती है, लेकिन परमानेंट नहीं होती है। तो हम परमानेंट पोलैरिटी की बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो नो मॉलिक्यूल, तो यहां मैं लिख रहा हूं जो आपको नोट करना है, नो मॉलिक्यूल इज 100% आयोनिक और 100% कोवेलेंट। कोई भी मॉलिक्यूल ना 100% आयनिक है, ना 100% कोवेलेंट है। किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ टेम्पररी पोलैरिटी। अगर हम टेम्पररी पोलैरिटी के टर्म में बात करें, तब कोई भी मॉलिक्यूल 100% ना आयनिक ना ही 100% कोवेलेंट है। राइट। तो इफ देयर इज difference in electronegativity, if there is difference in electronegativity को मैं EN लिख रहा हूं,
then more electronegative यानी En atom acquire some negative charge and less electronegative atom acquire partial positive charge. So such type of charge separation between bonded atom in a molecule due to difference of electronegativity is called polarity in a molecule. In a molecule नहीं बोलेंगे, polarity in a bond, polarity in a bond, right? ये बात क्लियर हो गई। तो अगर नेट मॉलिक्यूल में नेट पोलरिटी है तो हम उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल इज पोलर। और अगर नेट पोलरिटी नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल इज नॉट पोलर। तो जितने ज्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी पोलरिटी उतनी ज्यादा होगी। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, HF, HCl, HBr और HI। अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है, 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन कितनी है, 4 पॉलिंग स्केल पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन कितनी, 3.16 समथिंग। तो डेफिनेटली जो यहाँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, आप 4 माइनस 2.5 करिए, यहाँ पर 3.16 माइनस 2.5 करिए। तो जब हम HF से HI की तरफ मूव करेंगे तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली डिक्रीज होगा। तो हम क्या कहेंगे कि पोलैरिटी भी डिक्रीज होगी, पोलैरिटी विल बी डिक्रीजेस, राइट। अब हमें पता करना है कौन सा बॉन्ड पोलर है, कौन सा बॉन्ड पोलर नहीं है। तो क्वेश्चन लेते हैं, CH4 में बताइए कि बॉन्ड पोलर है कि नहीं है। CH4 में 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5, मैंने गलत लिख दिया 2.1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1। और कार्बन की कितनी होती है, 2.5। इसकी 2.5 है और हाइड्रोजन कितनी होती है, 2.1 होती है, राइट। तो यहां पर देखिए डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो मैं क्या कहूंगा यहां पर कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोलर। तो पोलर बॉन्ड कितने हैं यहां पर, 4 पोलर बॉन्ड है, राइट। टोटल 4 पोलर बॉन्ड यहां पर हैं। दूसरा मैंने लिया C2H6, टोटल पोलर बॉन्ड क्या है, कितने यहां पर, देयर इज 4 पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड मैंने पोलर मॉलिक्यूल अभी बात नहीं की है। C2H6 में देखिए, C2H6 का फिगर कुछ इस टाइप से होता है, कार्बन कार्बन आपस में अटैच होते हैं और एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो अब मुझे बताइए कार्बन हाइड्रोजन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बिल्कुल है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1। तो वापस से यहां पर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है, यहां पर इज पोलर, पोलर बॉन्ड है। लेकिन इस कार्बन कार्बन को देखिए, इस कार्बन कार्बन, दोनों कार्बन एक जैसे हैं, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्डेज नॉन पोलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड भी है, उसी मॉलिक्यूल में नॉन पोलर बॉन्ड भी है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि पोलर बॉन्ड का मतलब क्या होता है, नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब क्या होता है। और भी एग्जांपल ले लें,
और भी एग्जांपल ले लें, जैसे H2O में ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद नहीं रखनी है, ये 3.5 और मैं हजारों बार करा चुका हूं तो मुझे थोड़ा याद है। तो यहां पर देखिए फिर से डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यहां पर वापस से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोलर, लेकिन नॉन पोलर बॉन्ड इसमें नहीं है, नॉन पोलर बॉन्ड इसमें एब्सेंट है। तो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और ले लें एक एग्जांपल, CO2 ले लें, तो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। तो यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें मालूम है ज्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो फिर से यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो CO बॉन्ड इज पोलर, तो बॉन्ड पोलर है, ये मीनिंग हमें समझ में आ गया, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिए, अगर हमें परसेंट पोलरिटी से देखिए आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है, क्यों चार्ज सेपरेशन हो गया, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इसको हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में भी कैलकुलेट किया था, कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग हेनी स्मिथ फार्मूला। तो हम इसको हेनी स्मिथ फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता कितना है, फार्मूला क्या है वो, तो फार्मूला देखिए, वो फार्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू फार्मूला 16 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान रखना है डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेना, मतलब मॉड लेना है, प्लस 3.5 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हेनी स्मिथ फार्मूला है, राइट। अब हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट टर्म क्या है, तो पोलरिटी का मीनिंग समझ में आ गया, पोलर बॉन्ड का मीनिंग समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायपोल मोमेंट है क्या चीज, एक चार्ज, जो भी चार्ज सेपरेशन हुआ है, कोई सी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों ही प्लस माइनस चार्ज के बीच का डिस्टेंस, उनके प्रोडक्ट को डायपोल मोमेंट कहा जाता है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्टेंस between the center of the positive and negative charge, उसे हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट यानी म्यू इक्वल टू होता है चार्ज, कोई से भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। कैसे, सपोज कीजिए हमारे पास एक AB मॉलिक्यूल है। अब AB मॉलिक्यूल में अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो होगा क्या, इसमें होगा क्या कि B थोड़े से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने पर B पर थोड़ा सा माइनस चार्ज आएगा, A पर थोड़ा सा प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये कहलाता है डायपोल मोमेंट। एक कैलकुलेटेड वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू डी। अब डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए स्केलर क्वांटिटी नहीं है। QT शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम, फिजिक्स की डायरेक्शन से आप इसमें कंफ्यूज मत होना, यहां हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में डायरेक्शन ले रहे हैं। तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस्ड एरो, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो पॉइंट है, पॉइंट कहां होता है, टूवर्ड्स नेगेटिव एंड, पॉइंटेड टूवर्ड्स नेगेटिव एंड। टूवर्ड्स नेगेटिव एंड, ये बात क्लियर हो गई। इसकी यूनिट क्या है, 8 से यूनिट एज। अब यहां देखिए म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी है। अब क्यू को हम किससे मेजर करते हैं, क्यू को हम कूलम में मेजर करें, डिस्टेंस अगर हम मीटर में मेजर करें तो हो गया सेंटीमीटर कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। लेकिन अगर इसको हम स्ट्रेट कूलम में ले लें, स्ट्रेट कूलम को ये ले लें सेंटीमीटर में, तो स्ट्रेट कूलम को हम लिखते हैं ई एस यू इंटू सेंटीमीटर, तो दूसरी यूनिट हो गई ई एस यू इंटू सेंटीमीटर, दोनों यूनिट है, ठीक। फाइनली इसे हम क्या कहते हैं, डी वाई, इसे हम कहते हैं डी वाई, डी ई बी वाई ई, डी वाई यानी कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां देखिए, तो इसकी यूनिट भी क्लियर हो गई। अब 1 डी वाई कितना होता है, 1 डी वाई यानी कैपिटल डी इक्वल टू 10⁻18 ई एस यू सेंटीमीटर, ये तो सीजीएस में है, या 1 डी वाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम, कूलम मीटर, या फिर आप इसको सी, कैपिटल सी और कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दीजिए, राइट। तो ये तो हो गया डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट में, डायपोल मोमेंट के एप्लीकेशंस क्या हैं, कहां कहां हम इसका यूज कर सकते हैं, तो इसके एप्लीकेशंस देखिए। नंबर 1 फर्स्ट है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, in the determination of percentage ionic character। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए फार्मूला है आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू, आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट इनटू 100। ऑब्जर्व का मतलब जो एक्चुअल में होता है, जिसे हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, करते हैं, या फिर हम इसको ऐसा लिखें एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट इनटू 100, आपकी मर्जी। तो जो थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट या कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट है, इसी को हम कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यू इंटू डी, यानी क्यू वहां दिया रहेगा और डी दिया रहेगा, तो क्यू इंटू डी दोनों को आप मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। नंबर टू इन डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, इन डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की पोलैरिटी फाइंड करने में, तो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा, उस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। अब रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हमें कैसे फाइंड करना है, सपोज कीजिए फिजिक्स का वेक्टर लगाना है आपको, जैसे ए के ए वेक्टर है, ए के बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। इसका डायपोल मोमेंट, वेक्टर डायपोल मोमेंट μ1 है, इसका कितना है, μ2 है। तो हमें रिजल्टेंट यानी μr फाइंड करना है, r मींस रिजल्टेंट, तो इक्वल टू हो जाएगा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस, याद करिए क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वही चीज है μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा, राइट। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी, अगर दो वेक्टर एक दूसरे थीटा एंगल पर है तो हम रिजल्टेंट भी यहां से फाइंड कर सकते हैं। नंबर फोर टू डिस्टिंग्विश
सिस एंड ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ये क्या होते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स? ये हम पढ़ेंगे कहां पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहां पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यहां पर क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। दूसरा सॉल्युबिलिटी इन वाटर, solubility in water is directly proportional to dipole moment। दो चीजें, राइट। स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, एक चीज हम वहां पर देखेंगे कहां पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब यहां देखिए सिस का मीनिंग क्या है, ट्रांस का मीनिंग क्या है, पहले सिस का मीनिंग समझ लें। सिस का मीनिंग क्या है? सिमिलर ग्रुप्स, सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन सेम साइड। सेम ग्रुप अगर सेम साइड है तो उसे हम कहते हैं सिस। और ट्रांस का मीनिंग क्या है? सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन अपोजिट साइड, उसे हम कहते हैं ट्रांस। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए CH, पहले तो सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें नहीं होता है। इसको देखिए, ये इथिलीन, इथिलीन कुछ ऐसा ही होता है। अब इसमें एक काम करिए, वेक्टर बनाइए। तो हाइड्रोजन से ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? कार्बन की तरफ होगा। ये वेक्टर बना दिया। यहाँ भी हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मैंने वेक्टर बना दिया। यहाँ पर भी हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ ही होगा, वेक्टर बना दिया। यहाँ भी बना दिया। तो अब यहाँ देखिए, इस वाले में अपोजिट है, इक्वल है, ये भी अपोजिट है, इक्वल है। तो हालांकि सब बॉन्ड तो जरूर पोलर है, पोलर बॉन्ड है, लेकिन नेट पोलरिटी कितनी है? नेट पोलरिटी यहाँ जीरो है। क्यों जीरो है? क्यों जीरो है? क्योंकि ये वाला जो H है और ये वाला H, इन दोनों के H के वेक्टर ने आपस में एक दूसरे कैंसिल कर दिया है। इधर भी टोटल कैंसिलेशन हो गया, तो म्यू की वैल्यू जीरो है। लेकिन पोलर बॉन्ड कितने हैं? पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड कितने हैं? पोलर बॉन्ड 4 है, जो कार्बन हाइड्रोजन है। लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। मॉलिक्यूल इक्वल टू नॉन पोलर, यानी म्यू की वैल्यू अगर जीरो आती तो मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, और म्यू की वैल्यू जीरो नहीं आती है तो वो पोलर या परमानेंट डायपोल इसका नहीं होता है। या हमें बोलेंगे परमानेंट डायपोल इसका नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल ले लें, ये बात समझ में आ गई? परमानेंट डायपोल का मतलब क्या है? जिसका डायपोल मोमेंट जीरो ना हो। अब यहां देखिए, सी डबल बॉन्ड सी, ये CH3, यहाँ CH3, ये कहलाता सिस, क्योंकि अलग अलग कार्बन से जो सिमिलर ग्रुप्स अटैच हैं वो सेम साइड है। ये कहलाता है सिस अरेंजमेंट। अब इस सिस अरेंजमेंट बताइए मुझे, सिस अरेंजमेंट बताइए। डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ध्यान रखना। sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा होती है, और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा होती है। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन वो कौन सा कार्बन है? sp2। कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन है sp3, तो डेफिनेटली sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इसका वेक्टर इस sp2 कार्बन की तरफ आएगा, इसका वेक्टर भी इस sp2 कार्बन की तरफ आएगा। और कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो वेक्टर कार्बन की तरफ होगा, यहाँ भी वेक्टर कार्बन की तरफ होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक तो मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, दोनों अपोजिट हैं, वेक्टर तो अपोजिट है, लेकिन तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होने से ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। सिमिलरली ये दोनों भी अपोजिट पे हैं, लेकिन एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो डायपोल मूवमेंट है वो जीरो नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल इज पोलर। ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं है, मॉलिक्यूल पोलर है। बॉन्ड भी पोलर है, मॉलिक्यूल ही पोलर, जबकि पहले एग्जांपल है बॉन्ड पोलर था लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर था। अब दूसरा ले लें हम, कौन सा वाला? ट्रांस वाला, CH3 और यहाँ CH3, सिमिलर ग्रुप्स हैं, यहाँ H और यहाँ H। अब इसमें बताइए, इसमें वेक्टर्स बनाइए। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वेक्टर हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ होगा, यहाँ भी वेक्टर हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ होगा, ये दोनों अपोजिट इक्वल हैं, कैंसिल कर देंगे। CH3 और कार्बन के बीच में यहाँ बनाइए, यहाँ CH3 कार्बन के बीच में बनाइए, तो ये दोनों भी इक्वल और अपोजिट है, तो यहाँ म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी।
तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। बॉन्ड तो पोलर है, यहाँ देखिए पोलर बॉन्ड यहाँ पर है क्या कि यहाँ पोलर बॉन्ड है, यस। यहाँ पोलर बॉन्ड है, यस। पोलर बॉन्ड बिल्कुल दोनों में, लेकिन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। क्या ये बात समझ में आ गई? अब क्या ये जरूरी है कि सिस वाले का डायपोल मूवमेंट कम हो, ट्रांस वाले का डायपोल मूवमेंट, सिस वाले का डायपोल मूवमेंट ज्यादा हो, ट्रांस वाले का डायपोल मूवमेंट हमेशा जीरो हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लें हम, जैसे CH3 लिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, C2H5, यहाँ पर मैंने ग्रुप चेंज कर लिया है। अभी भी देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, तो इसे हम कहेंगे सिस मॉलिक्यूल। इसी का दूसरा ले लें, यहाँ लिया मैंने CH3 और यहाँ ले लिया Cl, यहाँ H और यहाँ H, तो ये भी क्या है? सिस है। अब इन दोनों में सिस देखिए, एक मिनट, इसको नहीं, पहले इसी का सिस और ट्रांस हम स्टडी कर लें, फिर हम दूसरे पे आते हैं। इसी का ट्रांस मॉलिक्यूल ले लेते हैं पहले, फिर हम दूसरे मॉलिक्यूल पर आते हैं। C डबल बॉन्ड C, इसका ट्रांस ले लेते हैं CH3 और C2H5। अब यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखिए अपोजिट है, तो आपस में क्या होगा? ट्रांस। इसे मैं कहूंगा ट्रांस, यानी इसको कहते हैं ट्रांस। अब इसमें देखिए वेक्टर जो भी है वो कहाँ आएगा? कार्बन की तरफ, क्योंकि हम मालूम डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यहाँ हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की है, यहाँ भी डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है। तो वेक्टर अपोजिट जरूर है, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब, जैसे अगर यहाँ पर CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोजन है। तो दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो यहाँ नेट डायपोल मूवमेंट है, जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ अपोजिट तो जरूर है, लेकिन वापस से वही कंडीशन, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन तो आपस में इक्वल है, अपोजिट भी है, अपोजिट और मैग्नीट्यूड भी कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ से नेट कैंसिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ पर C2H5 ग्रुप है, तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट की वैल्यू यहाँ पर भी जीरो नहीं होगी, राइट। लेकिन यहाँ पर सिस का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, ट्रांस का डायपोल मूवमेंट कम होता है। अब वो कैसे पता लगा हमें सिस का ज्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है? अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट देखिए, इसका जो रिजल्टेंट आएगा इस वाले बॉन्ड का, इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा, इस वाले बॉन्ड का। और इन दोनों के बॉन्ड का CH3 ज्यादा पुश करेगा, रिजल्टेंट समथिंग यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? एंगल कितना है यहाँ पर? 120 के लगभग है। जबकि ये इधर पुश कर रहा है और ये C2H5 इधर पुश कर रहा है, तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ एंगल कितना है? लगभग 180 का एंगल है, एग्जिट 180। यहाँ पर एग्जिट 120 नहीं है, फिर भी हमने मान लिया है, राइट। तो अब बात समझ में आ गई होगी। तो कैंसिलेशन कहाँ ज्यादा होगा? बिल्कुल जहां पर एग्जिट अपोजिट है, तो वहां कैंसिलेशन वेक्टर का ज्यादा होगा, इसलिए ट्रांस की वैल्यू कम हो जाएगी, सिस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। क्या सिस की हमेशा ज्यादा ही डायपोल मूवमेंट होता है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल किस टाइप का है। जैसे एग्जांपल लिया CH3C, यहाँ पर मैंने Cl ले लिया, यहाँ पर H, यहाँ पर H लिया, ये क्या है? अभी भी सिस है, सिस है। दूसरा ट्रांस ले लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये क्या है? ट्रांस है। अब इसमें वेक्टर्स बनाते हैं, वेक्टर्स लगाइए यहाँ पर, फिक्स लगाइए यहाँ पर, तो यहाँ कार्बन की तरफ वेक्टर आएगा, यहाँ ये कार्बन की तरफ आएगा, ये भी कार्बन की तरफ आएगा, लेकिन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है। तो अब यहाँ देखना, यहाँ पर जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कहाँ जाने वाला है? यहाँ का रिजल्टेंट तो क्लोरीन की तरफ गया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ का रिजल्टेंट किधर आएगा? हाइड्रोजन की तरफ आएगा। तो यहाँ जो एंगल है कितना है? लगभग 120 मान लेते हैं हम। इसमें देखिए, यहाँ वेक्टर कार्बन की तरफ है, यहाँ वेक्टर क्लोरीन की तरफ है, और यहाँ हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ हो गया, यहाँ हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, यहाँ से तो कैंसिलेशन हो गया। तो इसका जो रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट किधर आएगा? रिजल्टेंट इसका इधर आएगा। क्यों? दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री, राइट। जबकि यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है? 120। तो अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं, म्यू इक्वल टू μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, μ1 μ2 cos थीटा,
तो अब थीटा यहाँ पर 120 है, तो जो cos 120 की वैल्यू आएगी, cos 120 की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, जबकि यहाँ पर cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू कितनी रहेगी, sin 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यूज आपको थोड़ी बहुत तो आपको 10th में ही मालूम है कि sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 35 की वैल्यू कितनी, sin 30 की वैल्यू कितनी, cos 30 की वैल्यू कितनी, ये सब वैल्यू आपको मालूम है, राइट। तो अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे, अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इस फार्मूले जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर सिस का डायपोल मूवमेंट कम हो जाएगा और ट्रांस का डायपोल मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो देखो उल्टा भी हो गया, ठीक। तीसरी चीज, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें अलग अलग मॉलिक्यूल में पता करना है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, तो मॉलिक्यूल की पोलरिटी कैसे फाइंड करें वो देखिए। मॉलिक्यूल की पोलरिटी कैसे फाइंड करें, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड पोलरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, टू फाइंड पोलरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। तो यहां पर अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो हम उसे कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन अगर म्यू की वैल्यू 0 नहीं है तब हम उसे कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल, या हम उसे कहेंगे कि मॉलिक्यूल है परमानेंट डाइपोल, दैट मीन्स मॉलिक्यूल है परमानेंट डाइपोल। ठीक, राइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे BeF2। अब BeF2 में देखिए, पहले तो आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पहले शेप पता होना चाहिए। तो हाइब्रिड स्टेट sp है, sp है, क्यों, दो इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल करके आप कर सकते हैं। तो sp है तो इसका शेप होगा लीनियर, तो लीनियर शेप होगा, और हाइब्रिड स्टेट निकालना आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो यहाँ पर देखिए इसका शेप कुछ इस टाइप से होगा। अब इसमें वेक्टर्स बनाइए, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट फ्लोरीन की तरफ होगा। तो मुझे बताएं इसमें क्या पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, यस। क्या नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं। डायपोल मोमेंट कितना है, 0, क्योंकि दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के कैंसल, एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। अब बोर्ड में इसको लिखना पड़ता है। तो इन BeF2, एक बता देता हूं कैसे लिखना है। इन BeF2 VeF बॉन्ड इज पोलर, bond is polar, right? But BeF2 molecule is non-polar. क्यों non-polar नहीं है, because two vector dipole of BF bond of same magnitude act in opposite direction, hence they cancel each other। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। देख चुके यहां पर हम दोनों वेक्टर एक दूसरे कैंसिल कर देते, तो रिजल्टेंट कितना होता है, यहां पर 0 होता है। अगला एग्जांपल लेते हैं BF3। अब BF3 में पहले हाइब्रिड स्टेट निकाल लीजिए, इजी हो जाएगा। sp2 है, लोन पेयर इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमें पता लग गया, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। ट्राइगोनल प्लेनर यानी BF और F। अब सपोज कि ये BF बॉन्ड पोलर है या नहीं है, पहले तो देख लें। नंबर ऑफ पोलर बॉन्ड,
पोलर बॉन्ड कितने हैं इसमें, BF बॉन्ड सारे पोलर हैं, पोलर बॉन्ड 3 है। नंबर ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड कितने हैं, 0। मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं है, बिल्कुल प्लेनर है, एक ही प्लेन में सारे एटम हैं, तो मॉलिक्यूल इज प्लेनर। फोर्थ, डायपोल मोमेंट यानी पोलर है कि नॉन पोलर, उसको हम देख लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां देखिए बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ वेक्टर जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ वेक्टर जाएगा, यहाँ भी बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ वेक्टर जाएगा। तो सपोज कि जो BF बॉन्ड का डायपोल मोमेंट म्यू है, इसका भी डायपोल मोमेंट म्यू है, इसका भी, इस बॉन्ड का भी वेक्टर डायपोल मोमेंट कितना है, म्यू है। अब यहाँ जो एंगल है वो एंगल एग्जिट कितने डिग्री का है, 120 का है। 120 का है, तो इन दोनों फ्लोरीन का हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो इन दोनों फ्लोरीन का रिजल्टेंट क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। μ1 स्क्वायर मतलब म्यू स्क्वायर, μ2 स्क्वायर मतलब म्यू स्क्वायर, क्यों, दोनों के लिए म्यू ही वैल्यू है, प्लस 2 μ1 यानी 2 म्यू इंटू μ2 यानी म्यू इंटू cos 120। राइट, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, म्यू स्क्वायर वैल्यू कितनी हो गई, 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर ऐड हो गया, प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटू cos 120। अब cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। तो cos 120 की वैल्यू होती है -0.5 या -1/2। तो इसकी वैल्यू होगी -1/2, -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब √2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, √μ स्क्वायर। √μ स्क्वायर यानी वापस से म्यू आ गया, ठीक, वापस से म्यू आ गया। तो इसका जो रिजल्टेंट है इन दोनों बॉन्ड का, कौन से, ये जो ग्रीन वाले जो फ्लोरीन है, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना आ गया, वापस से म्यू आ गया। तो अब यहाँ देखिए ये वाला म्यू और ये वाला जो फ्लोरीन है, ये वाला भी म्यू, दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे को अपोजिट में इक्वल में, वो भी म्यू भी वो भी म्यू, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। तो मॉलिक्यूल इज प्लेनर, बिल्कुल। और डायपोल मोमेंट कितना है इसका, डायपोल मोमेंट इज 0। तो मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये बात अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब इसी को आप वर्डिंग में कैसे लिखोगे, क्योंकि बोर्ड में ये पूछा जाता है, तो मैं लिख देता हूं। आप इसके अलावा एनसीईआरटी में भी दिया है, इन BF3 BF बॉन्ड इज पोलर, BF बॉन्ड इज पोलर, but BF3 molecule is non-polar. क्यों, because the resultant of vector dipole of 2 BF is equivalent opposite to vector dipole of third BF bond, hence it is non-polar molecule। या इसका परमानेंट डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अमोनिया और NF3, इसको कंपेयर करना है। तो इसमें हाइब्रिड स्टेट निकालेंगे तो sp3 है, इसमें भी हाइब्रिड स्टेट निकालेंगे तो sp3 है, एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको आता है। तो यहाँ पर देखें, इसका फिगर कुछ ऐसा रहेगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन से अटैच
3 फ्लोरीन और 1 लोन पेयर। अब इसके वेक्टर ड्रॉ करिए। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। लोन पेयर ऊपर की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां पर भी लोन पेयर का ऊपर की तरफ होगा, लेकिन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेक्टर अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है लगभग लगभग जीरो होती है। नेट जीरो नहीं है, लेकिन लगभग लगभग जीरो है, इसकी जीरो नहीं है। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ NF3। बोर्ड लेवल पे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो मैं लिख देता हूं यहां पर डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। क्यों? बिकॉज इन NH3 में देखिए जितने वेक्टर वो एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऑल वेक्टर्स डायपोल एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन, hence added, whereas in NF3 some vector dipole act in opposite direction also, right? Hence cancel out each other, giving small magnitude of dipole moment. ओके, तो ये था हमारा डायपोल मोमेंट। बस अब हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां पर करनी है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। क्वेश्चन है which compound is polar? पोलर का मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और हैविंग परमानेंट डायपोल मोमेंट। हैविंग परमानेंट डायपोल मोमेंट एंड विच वन इज नॉन पोलर? दैट मीन्स म्यू की वैल्यू कितनी? 0, यानी नॉट हैविंग परमानेंट डायपोल मोमेंट। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट है CO2। फर्स्ट एग्जांपल CO2। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या कैलकुलेट कर लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन sp है। हमें पता लग गया कि अच्छा इसका तो लीनियर शेप है, क्योंकि वेक्टर लगाना है, वेक्टर लगाना तो शेप पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें CO2 में वेक्टर किधर रहेगा? डेफिनेटली ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ भी ऑक्सीजन की तरफ, दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। पोलर बॉन्ड जरूर है, लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। सेकंड क्वेश्चन CH4। हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से फाइंड करेंगे, sp3 आ जाएगा।
तो CH4 है मालूम है, इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है, तो CH और एक वेज और एक डैश। अब आप इसका कॉपी पेन पे ना लेकर के 4 पेन ले लीजिए, उनसे आप सॉल्व करेंगे, ज्यादा इजी होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन वेक्टर किधर आएगा? कार्बन की तरफ। यहां भी कार्बन की तरफ आएगा, इसमें भी कार्बन की तरफ, इस बॉन्ड में भी कार्बन की तरफ आएगा। अब मैं 4 पेन निकाल लेता हूं, फिर बताता हूं आपको कैसे करना है। अब इधर देखिए, मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये 2 पेन ले लें, वेक्टर किधर है? इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर और ये वेक्टर इधर। तो रिजल्टेंट किधर आएगा? बिल्कुल बीचों बीच में इधर। कहा? ये बाहर की तरफ, यानी इन दोनों के इसका वेक्टर इधर है, इसका वेक्टर इधर है, अंदर की तरफ है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? अंदर की तरफ, यानी यहां से बाहर निकलेगा रिजल्ट। ये अगले 2 पेन के बीच में से रिजल्टेंट आएगा। अब इन दोनों पेन का रिजल्टेंट किधर जाएगा? इसका एक का वेक्टर इधर है, इसका एक का वेक्टर इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा? इन दोनों पेन के बीचों बीच में जाएगा। यानी इन 2 पेन का रिजल्टेंट तो इन 2 पेन के बीच में आ रहा है, इन 2 पेन का रिजल्टेंट अगले 2 पेन के बीचों बीच, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी बात समझ में आ गई? तो नेट डायपोल मोमेंट 0। क्यों? रिजल्टेंट ऑफ 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वलेंट अपोजिट टू रिजल्टेंट ऑफ नेक्स्ट 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। ओके, तो मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। अगला एग्जांपल C2H2 एसिटिलीन। हाइब्रिडाइजेशन है मालूम है, sp है। शेप बनाइए, ये शेप हो गया। अब इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि डायपोल मोमेंट कितना है? 0। क्यों 0 है? वेक्टर कार्बन की तरफ आएगा, यहां भी वेक्टर कार्बन की तरफ आएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, यानी डायपोल मोमेंट फिर से 0। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें देखिए, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ, अब इसमें वेक्टर से लगाइए, तो इस कार्बन का वेक्टर इस कार्बन की तरफ आएगा, इस कार्बन हाइड्रोजन का वेक्टर इसकी तरफ आएगा। एक अपोजिट तो जरूर है, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होंगे। क्यों? CH3C का वेक्टर है, यहाँ CH का वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होंगे। जैसे μ1 ले लो, ये क्या ले लें हम? μ2 ले लें, तो यहाँ μ1 और μ2 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू होगी। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल CCl4। हाइब्रिड स्टेट निकाल लीजिए, sp3 आएगी, sp3 आएगी, तो बिल्कुल CH4 जैसा केस हो गया है, CH4 जैसा केस हो गया है। अब आप समझ ही गए होंगे कैसा केस हो गया। इसमें क्लोरीन की तरफ वेक्टर आया, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें भी क्लोरीन की तरफ आएगा, इसमें क्लोरीन की तरफ आएगा, इसमें भी क्लोरीन की तरफ आएगा। राइट, अब इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट देखिए, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आने वाला है? इधर आएगा कहीं, और ये बची हुई 2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू वापस से 0 हो गई, यानी मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। वापस मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमें कंपेयर करना है कंपेयर करना है HF, HCl, HBr और HI, इसका डायपोल मोमेंट को कंपेयर करना है।
तो यहाँ पर देखिए चार्ज सेपरेशन की वैल्यू फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से चार्ज सेपरेशन की वैल्यू इसमें ज्यादा, मतलब फ्लोरीन पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा जितना क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। तो चार्ज सेपरेशन की वैल्यू यहाँ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ेगी HF से HI की तरफ। क्यों? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये कि नहीं 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 उल्टा कर दिया, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम होगी, सॉरी यहाँ कम होगी तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी। क्यों? डिफरेंस कम होगा ना, HF का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, HF का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, HI का डिफरेंस सबसे, HI में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम है। तो HF का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, उससे कम HCl, उससे कम HBr और उससे कम HI। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH4 अमोनिया और H2O। अब इसके वेक्टर को हम कंपेयर करते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो आप हाइब्रिड स्टेट फाइंड कर लीजिए। हाइब्रिड स्टेट फाइंड करेंगे तो CH4 की हाइब्रिड स्टेट आ जाएगी sp3, इसकी भी आएगी sp3 और वाटर की वही आएगी sp3, राइट। अब यहाँ CH4 में तो हम देख ही चुके हैं, CH4 में तो वेक्टर रिजल्टेंट जो निकलते हैं वो जीरो आता है, तो यहाँ तो जीरो है। अमोनिया की भी हम देख चुके हैं कि अमोनिया में जीरो नहीं आता है, इसका भी हम देख चुके हैं, इसका भी जीरो, इसका जीरो नहीं होता है। लेकिन वाटर ले लें तो वाटर में दो लोन पेयर भी हैं, एक लोन पेयर ए और एक लोन पेयर ए, तो इसके वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन की तरफ वेक्टर जाएगा, इसमें भी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ वेक्टर जाएगा और लोन पेयर के वेक्टर ऊपर ही जाएंगे, ये ऊपर गए तो रिजल्टेंट इसका भी जीरो नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसके अलावा दो लोन पेयर के वेक्टर दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होगा CH4 का कम, उससे ज्यादा डायपोल मोमेंट अमोनिया का, उससे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी तरह से CH3F और CH3Cl और CH3Br और CH3I में अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ ध्यान देना फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल यहाँ पर नहीं चलता। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाल रहे हैं कि CH3F का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाए तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर चार्ज सेपरेशन की वैल्यू ज्यादा होती है, क्लोरीन में चार्ज सेपरेशन की वैल्यू कम होती है, लेकिन जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ है वो फ्लोरीन का साइज छोटा होने से बॉन्ड लेंथ कम होती है, जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा होने से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो मी इक्वल टू होता है Q इंटू एफ, Q इंटू एफ की वजह से Q इंटू डी यानी डिस्टेंस। तो यहाँ पर जब दोनों का हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वैल्यू कम आती है एक्सपेरिमेंटली, और यहाँ पर Q इंटू डी की वैल्यू ज्यादा आती है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में 12th में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा फिर, बाकी में तो चार्ज सेपरेशन बहुत कम है तो फाइनली दोनों का प्रोडक्ट बहुत कम आता है, भले डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू है CH3Cl, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा और CH3F का कम, उससे कम CH3Br, उससे कम CH3I का डायपोल मोमेंट होता है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहां देखिए CH3Cl और CH2Cl2 और CHCl3 और CCl4। अब इसमें देखिए तो जैसे जैसे हम इधर से इधर मूव करेंगे तो रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो कम होती जाती है। CH3Cl का ज्यादा होगा, आप फिगर बना करके वेक्टर निकाल करके आप चेक कर सकते हो, और CHCl3 का कम और CCl4 का डायपोल मोमेंट और कम हो जाता है। और एग्जांपल लेते हैं, कौन सा एग्जांपल था ये, 9 नंबर, राइट। एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 PCl5 में हाइब्रिड स्टेट निकाली sp3d है,
तो पहले इसका शेप ड्रॉ करिए, PCl3, ओके, और दो क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पर है। तो अब यहाँ ध्यान देना, क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेट ज्यादा है तो इसका वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, इसका नीचे होगा, तो यहां से दोनों वेक्टर कैंसिल हो गए। इस बार एक क्लोरीन का डायपोल मोमेंट अगर म्यू है, इस वाले का म्यू ले लें, इसका भी म्यू ले लें, याद आ गया BF3 जैसा। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों क्लोरीन का, कौन से क्लोरीन का, ब्लैक वाले क्लोरीन का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट भी म्यू ही रहेगा। और ये वाला म्यू और ये वाला म्यू दोनों इक्वल अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट जो नेट डायपोल मोमेंट रहेगा वो 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर रेगुलर ज्योमेट्री यानी जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग, अगर वही हाइब्रिडाइजेशन है और सारे ग्रुप भी सेम है, ग्रुप भी सभी में सेम है, तो फिर उसका डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। क्या बोला मैंने? जैसे SF6 ले लें, इस तरह से इसमें निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, इसका शेप ऑक्टाहेड्रल होगा, तो ऑक्टाहेड्रल में देखिए फ्लोरीन जो हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए वही है। दूसरी बात, इसमें लोन पेयर भी नहीं है और सारे ग्रुप एक जैसे हैं, तो इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट देखो 0 आने वाला है। क्यों 0 आने वाला है? इसका वेक्टर फ्लोरीन की तरफ, इसका वेक्टर फ्लोरीन की तरफ, दोनों यहाँ से कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखिए फ्लोरीन की तरफ वेक्टर, यहाँ फ्लोरीन की तरफ वेक्टर, वापस से दोनों अपोजिट है, कैंसिल हो गए। यहाँ वेक्टर फ्लोरीन की तरफ, यहाँ भी वेक्टर फ्लोरीन की तरफ, वापस से कैंसिल हो गए। तो मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, यानी डायपोल मोमेंट कितना हो गया इसका? 0 हो गया है, राइट। इसी तरीके से IF7 में भी डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। हाइब्रिड स्टेट निकालेंगे तो sp3d3 हो जाएगी, तो जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ और मजेदार केस लेते हैं। अब मैंने एग्जांपल लिया PCl3F2, इसका चेक करना है मुझे। तुरंत मैंने पहले हाइब्रिड स्टेट निकाली sp3d, मुझे तुरंत पता लग गया कि अच्छा है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। तुरंत इसका मैंने शेप बनाया, हमें मालूम है इमीडिएट शेप बना करके हमें मालूम है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कहां पर रखना है? एक्सियल पोजीशन पर रखना है। ओके, एक्सियल पोजीशन पर रख दिया है। क्यों? बेंट रूल के अकॉर्डिंग। बेंट रूल क्या होता है हम पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ देखिए वेक्टर कहाँ आएगा? फ्लोरीन की तरफ आएगा, वेक्टर फ्लोरीन की तरफ आएगा, यहाँ से कैंसिल हो गए, दोनों का 0 हो गया। यहाँ पर क्लोरीन का अगर म्यू है, अभी हम देख चुके हैं, ये क्लोरीन का म्यू है, ये भी क्लोरीन का म्यू है, तो वापस से यहाँ पर 0 होने वाला है। ओके, देख चुके हैं ना, इस PCl3 वाले पार्ट का 0 हो जाएगा, तो वापस से रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 हो गया, यानी मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने काफी कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब मैं उल्टा कर रहा हूं कि PCl2 और फ्लोरीन 3 ले लिए। अब यहाँ पर देखिए वापस से हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d निकलेगा, तो यहाँ पर जब शेप बनाएंगे तो फ्लोरीन को तो एक्सियल पोजीशन पर रखना है, एक्सियल पोजीशन पर फ्लोरीन को रख दिया। अब क्या करें? अभी तो एक फ्लोरीन हमारे पास और है, अब कोई गुंजाइश नहीं है, तब क्या करें? उस फ्लोरीन को एक को कहाँ रख देंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख देंगे। अब आप खुद ही बताइए क्या यहाँ पर कैंसिलेशन होगा? काफी कुछ तो हो जाएगा, काफी कुछ नहीं होगा। जो एक्सियल वाले फ्लोरीन वो तो इक्वल अपोजिट मैग्नीट्यूड लेकर कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर क्लोरीन का डायपोल मोमेंट μ1 है, इस क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन वेक्टर का डायपोल मोमेंट μ1 है और फ्लोरीन वाले का μ2 है, तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है, इसका रिजल्टेंट वापस से क्या आने वाला है? μ1 आने वाला है। तो क्या जो μ1 और μ2 है, μ1 और μ2 का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं, अपोजिट तो जरूर है। इसका मीनिंग ये है कि डायपोल मोमेंट है 0 होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ही अलग हो गया है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, PCl3 CF3 होल ट्वाइस। CF3 समझ गए, हाइब्रिड फास्फोरस की sp3d है। ओके, CF3 में फ्लोरीन अटैच यानी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो ज्योमेट्री हमें कैसे बनाना है? ये तीनों क्लोरीन यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम कहां पर रखेंगे? इक्वेटोरियल पर, और इसको कहां पर रखेंगे? एक्सियल पोजीशन पर रखेंगे। तो देखते ही बिल्कुल आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जल्दी से आंसर को फोड़ डालिए। ये देखो इसको, इसका वेक्टर रिजल्टेंट 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 0, ये PCl3 पार्ट का भी 0 हो जाएगा। तो वापस से डायपोल मोमेंट आपका कितना हो गया? आपका नहीं मतलब मॉलिक्यूल का 0 हो गया। ओके,
15 एग्जाम्पल हो गए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 16 नंबर, अगर मैं इसको ऐसा ले लूं PCl2 CF3 होल थ्राइस कर दूं तो वापस हमें मालूम है कि ये तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यानी CF3 है, उसको मुझे एक्सियल पोजीशन पर रखना है, लेकिन अभी भी एक CF3 बचा है तो उसको अभी इक्विटोरियल पोजीशन पर रखिए। अब बताइए कि यहाँ पर वेक्टर रिजल्टेंट 0 होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। लेकिन ये जो CF3 का वेक्टर है वो Cl के रिजल्टेंट के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। 0 नहीं होगी तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल, पोलरिटी इसके अंदर रहेगी। राइट, काफी एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और एग्जांपल लेते हैं, यानी एग्जांपल क्या, हम क्वेश्चन ही डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। SF4 ले लें। SF4 में हाइब्रिड स्टेट आप निकालेंगे तो sp3d आएगी। अब एक इसका मतलब इसमें लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को कहाँ रखना है? sp3d में। उसको हमें रखना है इक्विटोरियल पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि वो इक्विटोरियल पोजीशन पर जगह ज्यादा होती है, रिपल्सन कम होगा। अब मुझे बताइए, पहली बात तो आप ये समझिए कि यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो एक्चुअल में ऐसे नहीं होते, बल्कि फ्लोरीन थोड़े से इधर पे आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं क्योंकि रिपल्सन की वजह से। तो क्या वेक्टर इसके कैंसिल करेंगे? कैंसिल करेंगे वेक्टर? नहीं करेंगे, दूर से ही दिख रहा है, फिजिक्स लगा रहे हैं हम, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होगी। राइट, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल 18 नंबर, बेंजीन। बेंजीन यानी C6H6। तो बेंजीन में देखिए, बेंजीन में sp2 हाइब्रिड स्टेट है, यह मालूम है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसी कुछ बेंजीन में कहानी है। राइट, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है। अब यहाँ का वेक्टर देखते हैं क्या होता है। चलिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। राइट, और ये वाला भी, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से ए और ए अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस तरह से ए और ए वाला वेक्टर ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो ये 0 होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेनर है। sp2 है, सारे एटम एक ही प्लेन में है, तो मॉलिक्यूल इज प्लेनर, इसलिए वेक्टर डायरेक्ट लग गया है। राइट, 19 नंबर, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है B3N3OH6, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है। तो B3N3H6 का फिगर देख लेते हैं। तो ये बोरॉन नाइट्रोजन यहाँ पर अल्टरनेट बॉन्ड है, बोरॉन नाइट्रोजन अल्टरनेट बॉन्ड है, और हर एटम के साथ में एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है, एक एक हाइड्रोजन भी यहाँ पर अटैच है। ओके, अब इसमें होता क्या है कि जो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो लोन पेयर कहाँ जाती है? बोरॉन के पास आ जाती है, यानी एक बॉन्ड बन जाता है, वो हम बैक बॉन्डिंग में बात करेंगे। तो नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर बोरॉन को दे देता है, वैसे भी आपने पढ़ ही रखा है कहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो बोरॉन पर नेगेटिव आ जाएगा और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? बोरॉन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसलिए नेगेटिव, और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जो पेयर थे उसने उसको दे दिया बोरॉन को, इसलिए नाइट्रोजन पर प्लस। अब मुझे बताइए कि वेक्टर क्या होगा यहाँ पर, वेक्टर निकालिए। तो बोरॉन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? बोरॉन या हाइड्रोजन? तो ये हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसका वेक्टर इधर गया, इसका वेक्टर इधर आएगा। राइट, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट कहाँ आएगा? हाँ, इसका वेक्टर इधर आएगा। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हम लगभग कितना मान के चले? 120। अगर 120 का एंगल है और इसका वेक्टर म्यू ले लेते हैं, इसका वेक्टर म्यू ले लेते हैं, क्योंकि सेम BH बॉन्ड है, तो इसका रिजल्टेंट किधर आने वाला है? इधर आने वाला है कहीं, वो भी कितना आएगा? म्यू ही आएगा। ये म्यू तो इस BH का भी म्यू, दोनों आपस में एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। ठीक वैसे ही NH वाले भी आपस में कैंसिल कर देंगे, तो वापस से यहाँ पर मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन पोलर, और प्लेनर तो है ही है। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब मुझे बताइए इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा कि इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को देखिए, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो इसमें देखिए ये वाला जो कार्बन, ये कार्बन कौन सा है? sp2, और ये वाला कार्बन कौन सा है? sp3। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन sp2 कार्बन होने की वजह से भले वो कमजोर है, वो भी थोड़ा सा ही वेक्टर लगाएगा, लेकिन वो अपनी तरफ भी तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कार्बन sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम है, तो यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर एक ही तरफ है, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा कैंसिलेशन हो जाएगा। एक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी लगता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, तब उससे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो फाइनली जो डायपोल मूवमेंट है वो CH3OH का ज्यादा हो जाएगा, और फिनोल का डायपोल मूवमेंट यहाँ पर कम हो जाएगा। 21 ठीक वैसे ही क्लोरोबेंजीन में केस लग जाएगा, बिल्कुल सेम जैसा कि अभी हमने फिनोल में देखा है। और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, उसमें भी ऐसा ही केस लगेगा। कैसा केस लगेगा? जैसा अभी अभी देखा हुआ है कि sp2 है कार्बन, और ये वाला कार्बन कौन सा है? sp3 है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट है वो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का ज्यादा होगा, और क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। ठीक, कितने क्वेश्चन हो गए? 21। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में अगर इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का वेक्टर, इसका डायपोल मोमेंट कितना हो? म्यू है, इसका डायपोल मोमेंट म्यू है। देन कैलकुलेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इन। फर्स्ट एग्जांपल लिया, ये दोनों Cl आर्थो पोजीशन पर, दोनों Cl मेटा पोजीशन, 1,3 पोजीशन मेटा कहलाती है। ऑर्गेनिक में आएंगे जब हम बात करेंगे। ये पैरा पोजीशन, पहले तो 3 के कैलकुलेट करें। तो इसमें देखिए पैरा वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेक्टर क्लोरीन की तरफ रहेगा, यहाँ वेक्टर क्लोरीन की तरफ रहेगा, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरीन की तरफ, यहाँ भी क्लोरीन की तरफ, लेकिन अगर हम यहाँ से एंगल निकालें तो एंगल ऑलमोस्ट कितना आएगा? 120 आएगा। तो रिजल्टेंट निकालिए। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? वही वेक्टर वाले मेथड से, कि μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ये कैलकुलेटेड है। तो दोनों में ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट वेक्टर दे रखा है, क्वेश्चन में म्यू दे रखा है, तो अब आप ये वैल्यू पुट करिए, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू इंटू म्यू, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2 होती है, -1/2। तो हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू इंटू म्यू, यानी म्यू स्क्वायर इंटू -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक नेगेटिव म्यू स्क्वायर से एक म्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, म्यू स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो म्यू आ गया। तो इसका रिजल्टेंट वापस से म्यू आ गया। अब इसमें देखिए, ये वाले में देखिए, इसका म्यू है और इसका भी म्यू है, और यहाँ एंगल हम कितना मान के चलें? 60 डिग्री का। 6 डिग्री की जब वैल्यू आप पुट करेंगे इसमें, इस वाले फार्मूले में, तो आपका आ जाएगा आंसर √3 इंटू म्यू। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब मुझे इसका कैलकुलेट करना है। 1 क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और चौथा क्लोरीन। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, वेक्टर लगाना है। तो इसका वेक्टर ऊपर की तरफ, इसका वेक्टर नीचे की तरफ कैंसिल हो गए, ये वेक्टर इधर, ये वाला वेक्टर इधर, अपोजिट है, तो वापस से म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। नेक्स्ट ले लेते हैं Cl, Cl और Cl। अब इसका बताइए कैसे सॉल्व करें इसको। इस Cl का वेक्टर म्यू, इस Cl का भी म्यू, और इस Cl का भी म्यू,
लेकिन इन दोनों Cl का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इधर ही आएगा, दोनों के बीच में, वो भी म्यू, और म्यू म्यू दोनों 0 डिग्री एंगल पर है, ऐड कर दीजिए तो ये टोटल हो जाएगा आंसर 2 म्यू। ओके, नेक्स्ट और देखिए एग्जांपल, Cl 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 Cl, इसका बताइए कितना होगा। तो यहाँ क्लोरीन क्लोरीन ये दोनों कैंसल हो गए, ए भी आपस में कैंसल हो गए, बचा क्या, सिर्फ एक क्लोरीन का बचा हुआ, एक कार्बन क्लोरीन का डायपोल मोमेंट कितना था, म्यू था, तो इसका आंसर हो गया म्यू। तो ये बात यहाँ पर अच्छी तरह से अब आपको क्लियर मेरे ख्याल से हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा भी दिमाग में आप नहीं बिठाइएगा, ऐसा भी दिमाग में ना बिठाएं कि अगर लोन पेयर हैं तो 0 नहीं होगा। जैसे हम XeF4 ले लें, XeF4 में देखिए हाइब्रिड स्टेट क्या है, sp3d2, लेकिन 2 लोन पेयर हैं। अब लोन पेयर कैसी आई वो मैं लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूं। तो जब भी 2 लोन पेयर होती हैं तो वो अपोजिट ही रखते हैं, क्यों, 90 डिग्री पर अगर लोन पेयर रखोगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर अब आप वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर लगा दीजिए, फिजिक्स लगा दीजिए, तो फ्लोरीन की तरफ वेक्टर रहेगा, यहाँ फ्लोरीन की तरफ वेक्टर रहेगा, यहाँ फ्लोरीन की तरफ वेक्टर रहेगा, यहाँ फ्लोरीन की तरफ वेक्टर रहेगा, ये लोन पेयर का ऊपर रहेगा, ये लोन पेयर का नीचे रहेगा, सारे वेक्टर इक्वल अपोजिट हैं, इसलिए म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। अरे क्या हो गया, तो यहाँ म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट XeF2 ले लें। XeF2 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, तो इसकी ज्योमेट्री बनाइए, शेप बनाइए, इसका शेप हो जाएगा इसका लीनियर, क्योंकि 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगी, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगी। अब मुझे बताइए, तो लोन यहाँ पर वेक्टर फ्लोरीन की तरफ रहेगा, ये वेक्टर फ्लोरीन की तरफ रहेगा, लोन पेयर का क्या होना है, इसका वेक्टर, और ये जो 120 के एंगल पर इसका रिजल्टेंट, तो ए वाला और ए वाला तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये फ्लोरीन के तो आपस में कैंसिल कर ही रहे हैं, तो वापस से म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। राइट, तो हमने काफी कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमें कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, थीटा की वैल्यू जैसे बढ़ती है, यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू कम आती जाती है, यानी थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी कम होते जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ जैसे एक क्वेश्चन ले लें, ये क्लोरीन और यहाँ पर एक क्लोरीन, अब इसमें अगर ऑब्जेक्ट डायपोल मोमेंट, ऑब्जेक्ट यानी एक्सपेरिमेंटली म्यू ओ है और कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट यानी म्यू सी है, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, कैलकुलेटेड के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर एंगल कितना है, कैलकुलेटेड के अकॉर्डिंग तो एंगल 60 है, लेकिन ऑब्जेक्ट 60 नहीं होता, क्यों नहीं होता, इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करेंगे तो ये ग्रुप थोड़े से दूर चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू 60 डिग्री से थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो कैलकुलेटेड के अकॉर्डिंग तो थीटा कितना है, 60 है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थीटा क्या है, ग्रेटर देन 60 है। अब थीटा की वैल्यू ज्यादा तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी और कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। ऑब्जेक्ट मतलब एक्चुअल में जो होता है, कैलकुलेटेड मतलब जो हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा करके करते हैं, उसे हम कहते हैं कैलकुलेटेड डायपोल मूवमेंट। ये बात क्लियर हो गई कैलकुलेटेड ऑब्जेक्ट का। एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, NO2 और यहां पर भी NO2। तो यहां पर देखिए वापस से वही, यहां पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और बल्कि ग्रुप भी है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज भी और बल्कि ग्रुप भी है, यानी हिंड्रेंस है। तो बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर जो
ऑब्जर्व ऑब्जर्व थीटा, थीटा ऑब्जर्व है वो ग्रेटर देन 60 होगा, लेकिन जो कैलकुलेटेड थीटा है वो लेस देन, वो कितना होगा, इक्वल टू 60 होगा। ओके, थीटा की वैल्यू ज्यादा, थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी, जबकि कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां लिया OH और यहां ले लिया Cl। अब यहां ध्यान देना, OH और Cl तो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि हाइड्रोजन क्लोरीन में यहां पर थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी तो आप ये समझिए कि माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन हो गया तो थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 60 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू लेस देन 60 हो जाएगी। ओके, थीटा लेस देन 60 हो जाएगा। अब लेस थीटा इज लेस देन 60, थीटा इज लेस देन 60, ऑब्जर्व वैल्यू बता रहा हूं, कैलकुलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऑब्जर्व जो OBS ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, लेस देन 60, लेकिन जो कैलकुलेटेड है वो क्या है, इक्वल टू 60। ओहो, तो एंगल कम, तो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ये बात भी क्लियर हो गई, राइट, क्लियर हो ही गई होगी। तो यहां तक ये हमने हर टाइप के प्रॉब्लम्स देख लिए हैं, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें देख लिए, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। आप एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन अब यहां पर देखिए, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर और प्लेनर है, जैसे F C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C F, बताइए इसका डायपोल मोमेंट बताइए। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें ये चारों फ्लोरीन एक ही प्लेन में है या फिर परपेंडिकुलर है, एक ही प्लेन में या परपेंडिकुलर है। तो अगर याद हो तो आप ओवरलैपिंग पर जाएंगे, जब आप ओवरलैपिंग पर जाएंगे तो आपको वहां से एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये जो फ्लोरीन है ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। दो फ्लोरीन अगर प्लेन में है, दो फ्लोरीन अगर प्लेन में है तो ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन क्या है, एक दूसरे के यहाँ परपेंडिकुलर है, ओवरलैपिंग। मैंने आपको ये चीज सिखाई थी और ट्रिक भी बताई थी। अगर इवन नंबर कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है तो वो कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। अगर ऑड नंबर है तो कैसे रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, राइट। तो क्या सारे एटम एक ही प्लेन में है, बिल्कुल नहीं, सारे एटम एक ही प्लेन में नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर हो गया। दूसरा, अब मुझे इसमें कैलकुलेट करना है डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करूं, डायपोल मोमेंट का बताइए, ये पोलर होगा या नहीं होगा, ये बताइए, पोलर होगा या नहीं होगा ये बताइए। तो इसका जो वेक्टर है वो रहेगा फ्लोरीन की तरफ, इसका वेक्टर भी रहेगा फ्लोरीन की तरफ, इसका वेक्टर भी रहेगा फ्लोरीन की तरफ, इसका वेक्टर भी रहेगा फ्लोरीन की तरफ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा, राइट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ आएगा, इधर आएगा। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे, यानी एक तो प्लेन में है और एक ऐसा परपेंडिकुलर है, तो एक का तो प्लेन में रिजल्टेंट जाएगा, एक का कहां पर जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा। तो मुझे बताइए ये पोलर होगा या नहीं होगा, पोलर होगा या नहीं होगा, प्लेनर नहीं है, लेकिन डायपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब इसको मैं इधर देखिए, ये ऐसा है और ये ऐसा है, एक रिजल्टेंट इस तरफ है और एक रिजल्टेंट मतलब इस तरफ है, दूसरा रिजल्टेंट 90 डिग्री पर है। दोनों रिजल्टेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, तो 90 डिग्री पर वो दोनों एक दूसरे को कैंसल नहीं करेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पर, नॉन पोलर भी है और नॉन प्लेनर भी है। ओके, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। चलिए दूसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं। अब चाहे तो फ्लोरीन की जगह पर यहाँ पर आप क्लोरीन रख दीजिए, उसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। एक बार चेक कर लें, ठीक है।
अब अगर इसमें और नंबर ले लें, Cl C H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ Cl और यहाँ H, यहाँ पर देखिए इवन नंबर ऑफ और नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है। कंटिन्यूस डबल बॉन्ड इसका मतलब ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। क्यों? ये जो टर्मिनल कार्बन वो एक ही प्लेन में है, ये मैंने ओवरलैपिंग में आपको सिखा दिया था, तो वो आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा। अब इसका वेक्टर किधर रहेगा? क्लोरीन की तरफ रहेगा। इसका वेक्टर कार्बन की तरफ होगा, इसका वेक्टर क्लोरीन की तरफ होगा, इसका वेक्टर कार्बन की तरफ होगा। अब यहाँ पर देखिए एक कैंसिलेशन ऑफ वेक्टर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर भी है एंड नॉन पोलर भी है। तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकते हैं कि बताइए प्लेनर एंड नॉन पोलर, प्लेनर और नॉन पोलर दोनों हैं या नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो गई है, राइट? तो इतना ही कर लीजिएगा। तो पोलरिटी से रिलेटेड मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स करा दी हैं, इतना कर लीजिएगा। ओके, अगले लेक्चर में मिलते हैं।